हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री इनटू। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट के बारे में। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हो। अब तक आपने, मैं उम्मीद करता हूँ, लाइन से और सीक्वेंस से आप पढ़ते आए हो और आपको पता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक तरीके से आपको ये बताता है कि जब सैचुरेशन आ जाता है, एक सोल्यूशन जब सैचुरेटेड हो जाता है, उस समय आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस रेस टू एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस रेस टू वाई। जब हमने ए एक्स बी वाई को, एक सॉल्ट को, हम जो भी बात कर रहे हैं, अब हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं, हम एसिड बेस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे पास दो तरीके का इक्विलिब्रियम आता है। पहला इक्विलिब्रियम आता है कि मान लीजिए अगर ए एक्स बी वाई सॉलिड है तो वो ए एक्स बी वाई में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक्वियस होता है। अब अगर ए एक्स बी वाई एक सॉल्ट है, इफ इट्स अ सॉल्ट, तो वो फर्दर कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा और क्या देगा, एक्स टाइम्स ए प्लस देगा और वाई टाइम्स बी माइनस देगा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे वो क्या होगा, वो हो सकता है सोल्यूबल हो, स्पेरिंगली सोल्यूबल हो, या कुछ भी हो, पर फर्दर जितना भी पानी में जाएगा, वो फर्दर जाने के बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाएगा। ये कौन दिखा सकता है, ये वाला फिनोमिनन कौन दिखाता है, मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था। ये आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक बेस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्ट हो सकता है। एसिड बेस में भी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट मे भी हो सकते हैं वो स्पेरिंगली सोल्यूबल हो, पानी में डिजोल्व ही नहीं होते हो, पर जितने भी डिजोल्व होते होंगे वो कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाते होंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और फंडा था कि मान लीजिए अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है और वो एक इक्विलिब्रियम बना लेता है, और क्या बना लेता है, एक्स टाइम्स ए प्लस और वाई टाइम्स बी माइनस, उस समय जो अल्फा का वैल्यू होगा वो लेस देन 1 होगा। और ये फिनोमिनन कौन दिखाता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दिखाते हैं। कौन दिखाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ना हमें बात यहीं से शुरू करनी है, सी समझने की कोशिश करना। अगर मेरे पास ए एक्स बी वाई था जो कि सॉलिड स्टेट में था, और अगर वो इक्विलिब्रियम दिखाता है, यानी ये क्या दिखाएगा, सोल्यूबिलिटी, मे बी बहुत ज़्यादा सोल्यूबल हो, मे बी वो कम सोल्यूबल हो, मे बी वो स्पेरिंगली सोल्यूबल हो, बट हमने उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया है। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है एक कंटेनर हमने ले लिया, उसके अंदर इतना ए एक्स बी वाई को डाल दिया है कि उसका बहुत सारा आपका जो अमाउंट है वो आपको नीचे दिखने लगे और बाकी का वो सोल्यूबल हो जाए, इस तरीके से। तो ए एक्स बी वाई जब सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेता है तो आपको ए एक्स बी वाई नीचे सॉलिड भी दिखाई देगा, और कुछ अमाउंट ऑफ ए एक्स बी वाई जो होगा वो पानी में भी प्रेजेंट होगा, यानी एक्वियस स्टेट में भी प्रेजेंट होगा। तो ए एक्स बी वाई ये यहाँ प्रेजेंट है और ये ए एक्स बी वाई जो है वो नीचे प्रेजेंट है, इस तरीके से। ठीक है ना, मेरा क्वेश्चन इस बात से है कि ये कितना डिजोल्व होगा, कितना नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जितना भी डिजोल्व होगा हम कहेंगे वो उसका सोल्यूबिलिटी है। क्या है उसका सोल्यूबिलिटी, यानी द अमाउंट ऑफ ए एक्स बी वाई जो प्रेजेंट है पानी में, वो उसका सोल्यूबिलिटी कहलाता है। तो इसकी सोल्यूबिलिटी को हम एस मान लेते हैं ना। यहाँ पे दो फिनोमिनन है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया। अगर पानी में जाने के बाद वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कंप्लीट डिसोसिएट करेगा, एक्स टाइम्स ए प्लस बनाएगा और वाई टाइम्स बी माइनस बनाएगा। तो मान लीजिए अगर इसकी सोल्यूबिलिटी एस थी, अगर इसकी सोल्यूबिलिटी कितना पानी में आया, एस अमाउंट में आया, एस मोल्स पर लीटर या ग्राम्स पर लीटर आया, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स टाइम्स एस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वाई टाइम एस हो जाएगा। तो हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने की कोशिश करी। हाउ विल यू राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस रेस टू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस रेस टू वाई। हमने इसको सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कह दिया, ये हो गया एक्स रेस टू एक्स, ये हो जाएगा वाई रेस टू वाई, ये हो जाएगा सोल्यूबिलिटी रेस टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये कितना आएगा, एस इंटू एक्स, एस इंटू वाई। ये तब हुआ जब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, मतलब जितना भी ए एक्स बी वाई यहाँ प्रेजेंट था वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ए एक्स बी वाई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वो पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होता है, वो आपको बना के देता है एक्स टाइम्स ए प्लस और वो आपको बना के देता है वाई टाइम्स बी माइनस। अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको सॉलिड के फॉर्म में नीचे भी दिखाई देगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पानी में मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी दिखाई देगा, यानी अनआयोनाइज्ड फॉर्म जिसे कहते हैं, वो अभी तक टूटा नहीं है, और दूसरा वो आयोनाइज्ड फॉर्म में भी दिखाई देगा। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसमें वो सॉलिड स्टेट में भी होता है, वो डिसॉल्व स्टेट में भी होता है, और डिसॉल्व स्टेट में वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी होगा और वो आयोनाइज्ड फॉर्म में भी होगा। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हो तो वो डिसॉल्व स्टेट में जितना भी जाएगा वो फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको वो पानी में नहीं मिलेगा, सॉलिड स्टेट में नीचे जरूर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्म का मतलब समझते हो। अगर मैं आपसे कहता हूँ AgCl पानी में है तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, पर अगर मैं कहता हूँ Ag प्लस और Cl माइनस है, मतलब वो टूट गया है, वो आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हमने ये फंडा समझ लिया कि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला आएगा वो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला इतना आएगा, ये आएगा। ये आपने कैसे डिसाइड किया भाई, ये तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाया। अच्छा, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है
इफ देयर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो मुझे बताइए इक्विलिब्रियम दो प्रेजेंट होंगे। पहला इक्विलिब्रियम सॉलिड के और इसके बीच में होगा जो कि अनआयोनाइज्ड है पर डिसॉल्व्ड है, दूसरा अनआयोनाइज्ड डिसॉल्व और इसके बीच में होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे आपको पूछना पड़े कि मुझे बताइए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस कितना आएगा, तो क्या वो एस का एस पूरा आ जाएगा? जी नहीं, यहाँ पर एस का एस पूरा डिसॉल्व हो गया। तो जब एक्स एस पूरा डिसॉल्व हुआ, अब एस हो सकता है 1 मोलार हो, 0.01 मोलार हो, वो पूरा डिसॉल्व हो गया। तो कितने टाइम्स ए आया? एक्स टाइम्स इंटू एस। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ मैटर करेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना था? 1। यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वो लेस देन 1 होगा। अब अपना आयनिक इक्विलिब्रियम जितना पड़ा है उसका फंडा लगाओ, बोलो ए प्लस कितना आएगा। तो सर अगर 1 मोल में से 1 मोल ए एक्स बी वाई में से अल्फा टूटता, अब ये डिसोसिएशन हो गया ना, हम लोगों ने ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा, इतना सब जो पढ़ा वो यही तो हम पढ़ रहे थे, ए एक्स बी वाई वाला फंडा। तो मुझे बताइए ए प्लस कितना आएगा? अगर 1 मोल में से अल्फा आएगा तो बताइए एस में से कितना आएगा? एस में से एस अल्फा आएगा। अब यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे यहाँ पर भी आप लिख सकते थे एस अल्फा, लिख सकते थे एस अल्फा, बट अनफॉर्चुनेटली अल्फा का वैल्यू 1 है तो वो एक्स इंटू एस हो जाता, वो वाई इंटू एस हो जाता। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 1 नहीं है, 1 से कम है, तो ये एक्स इंटू एस अल्फा वाई इंटू एस अल्फा, ये मेरे पास फॉर्मूला बनेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को यहाँ पे सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बताइए, इसका सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बताइए, मतलब मुझे सिर्फ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन बताओ कितना है, तो इसका सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट अगर मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस रेज टू एस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस रेज टू वाई। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस? सर वो तो हो जाएगा एस इंटू एक्स इंटू अल्फा, एक्स इंटू एस इंटू अल्फा रेज टू एक्स, हो जाएगा वाई इंटू एस इंटू अल्फा रेज टू वाई। तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू एक्स वाई रेज टू वाई, सल्यूबिलिटी इंटू अल्फा रेज टू एक्स प्लस वाई। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? आई होप आप डिफरेंस समझ पा रहे हो, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं दिखाता है। तो एस अगर उसका अमाउंट डिसॉल्व हुआ है, एस अमाउंट अगर डिसॉल्व हुआ है तो डिसोसिएट कितना हुआ होगा? उस अमाउंट में से जो पानी में प्रेजेंट है उसमें से कुछ अमाउंट डिसॉल्व हो गया होगा, कुछ अमाउंट डिसॉल्व हो गया होगा, और वो बहुत कम हुआ होगा क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इट विल बी वेरी वेरी लेस बिकॉज इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम मान के चलते हैं, इट विल बी मच 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 लेस देन 1, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही वही होता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाएगा, जितना एस आया पानी में वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूलेज याद रखना, दिस टू फॉर्मूलेज विल हेल्प यू अलॉट। लेट मी शो यू दिस, ये देखिए, कैन यू सी दिस? अब यहाँ पे इन्होंने एम और एन लिया हुआ है, एम और एन लिया, हमने एक्स और वाई लिया था। सी मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं जो कंटेंट डेवलप करता हूँ वो किसी एक बुक में से नहीं करता, मैं 2-3 बुक्स को रेफर करता हूँ। तो किसी बुक में लैंग्वेज कुछ और होती है, किसी बुक में लैंग्वेज कुछ और होती है, कोई एक्स और वाई यूज़ करता है, किसी किसी बुक में ऑथर एम और एन यूज़ करता है, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मीनिंग सेम रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर मेरे पास ए एम बी एन लिया, लेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो जितना वो पानी में गया है उसमें से वो पूरा का पूरा कभी डिसोसिएट नहीं होगा, सर्टेन अमाउंट ही डिसोसिएट होगा। लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो जितना पानी में आया, पानी में कितना आया, सॉल्युबिलिटी जितना था एस, उसमें से भी वो एस अल्फा डिसोसिएट होगा और एस अल्फा डिसोसिएट होगा, पर कितने टाइम? एक्स टाइम्स कितने टाइम? वाई टाइम। अब अल्फा यहाँ पे लेस देन 1 है इसीलिए अल्फा आएगा, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए अल्फा वहाँ से गायब हो जाता। तो सी फंडा रिमेन सेम, कोई लॉजिक में डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ नॉमेनक्लेचर या वे ऑफ राइटिंग में फर्क पड़ जाता है। तो दिस यूनिट टू, पीछे कितना रह जाएगा? पीछे रह जाएगा एस माइनस एस अल्फा, अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पीछे कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाएगा, जो पानी में आया है वो पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का फंडा, यहाँ तक का लॉजिक समझ में आया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये सारी चीज़ें लिख लेना, नोट डाउन करते रहना, ये आपको जल्दी मिलेंगी नहीं। किताब देख रहे हो बुक्स में बहुत, जो भी आप रेफरेंस बुक उठाओगे उसमें बहुत लिमिटेड दिया होता है, वो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लिख के दे देते हैं। एलोबरेटेड एक्सप्लेनेशन आपको लेक्चर्स में से ही देखने मिलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सी देयर आर टू स्टफ, जो आपको एक चीज़ समझना, हम जितना भी ये जो कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, हमने 2 फार्मूला निकाला, एक्स रेज टू एक्स, वाई रेज टू वाई और सॉल्युबिलिटी रेज टू एक्स प्लस वाई। फिर हमने फार्मूला निकाला, या तो ये हो सकता है कि एक्स रेज टू एक्स, वाई रेज टू वाई, ठीक है, वाई रेज टू वाई और सॉल्युबिलिटी इंटू अल्फा रेज टू एक्स प्लस वाई। अब ये जो 2 फार्मूले हमने निकाले, इन दोनों फार्मूले में ये जो फार्मूला था ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन है, और ये जो हमने निकाला वो किसके लिए निकाला? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाला, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बना चुका है। ना प्रॉब्लम क्या है पता है? ये जितना भी आपने कैलकुलेशन किया है ये सब तब किया है जब आपका सोल्यूशन सैचुरेटेड था।
सेचूरेटेड था। मतलब जब आपने इतना सॉल्ट, इतना एसिड या इतना बेस अंदर डाल दिया था कि बहुत सारा अमाउंट जो था वो नीचे सेटल हो गया था, और उसके बाद आप इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट डिसॉल्व नहीं कर सकते थे, कितना ही उसको स्टरिंग कर लो, कितना ही अमाउंट ऐड कर लो। मतलब ये जो आप फार्मूलाज बना रहे हो, दिस फार्मूला दैट यू आर यूजिंग, ये आप तब बना रहे हो जब आपके पास सोल्यूशन सैचुरेटेड कंडीशन में प्रेजेंट है। अब मुझे बताइए, सैचुरेटेड कंडीशन में जो भी आपने KSP निकाला, वो स्ट्रॉन्ग के लिए हो या वीक के लिए हो, बेसिकली KSP क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस रेज टू एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस रेज टू वाई। इन शॉर्ट उसके आयंस का प्रोडक्ट था। ये जो आयंस थे इसको हम क्या कह सकते हैं? आयंस प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। लेकिन ये प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस कब निकाला? सैचुरेटेड कंडीशन पे निकाला, जब आपका सोल्यूशन कंप्लीटली सैचुरेट हो चुका था, जब बहुत सारा जितना उसकी सल्यूबिलिटी थी उतना वो सल्यूबल हो चुका था। उसके बाद आप उसके अंदर और ऐड नहीं कर सकते। समझ में आया मेरी बात को? उसके बाद फिर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो फर्दर कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा पानी में, नहीं होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, वीक होगा तो थोड़ा डिसोसिएट होगा। वो पानी में जाके क्या करता है, दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। वो पानी में जाके क्या करता है वो हमारा बिजनेस नहीं है, हम सल्यूबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो कितना सल्यूबल है, दैट इज सल्यूबिलिटी। फिर वो पानी में डिसोसिएट होता है, नहीं होता है, कंप्लीटली होता है कि आधा अधूरा होता है, वो सेकंड वाला पार्ट है, वो ये वाला पार्ट है। पानी में आने तक सल्यूबिलिटी डील करती है, यहाँ पे सल्यूबिलिटी मैटर करती है। पानी में आने के बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैटर करता है कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नाउ माय क्वेश्चन इज, मान लीजिए आप ये जो आयंस का प्रोडक्ट निकाल रहे हो, ये तब निकाल रहे हो जब आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया है। और मान के चलते हैं कि हमारे पास एक AgCl है, AgCl को हम ले रहे हैं, और AgCl की सल्यूबिलिटी है 0.001 मोल पर लीटर, 0.001 मोल पर लीटर। ये इसकी सल्यूबिलिटी। मतलब जब सिल्वर क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा, तब सोल्यूशन के अंदर सिल्वर क्लोराइड कितना प्रेजेंट होगा? तब सोल्यूशन के अंदर जो सिल्वर क्लोराइड प्रेजेंट होगा, सिल्वर क्लोराइड दैट विल बी 0.001 मोल पर लीटर होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ 0.001 मोल होगा। इसको आप इसका सल्यूबिलिटी कहोगे। क्या कहोगे? मतलब सर इससे ज़्यादा मोल पर लीटर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आप ऐड नहीं कर सकते, वो भी 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ मैं। टेम्परेचर चेंज करोगे तो सल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर सिल्वर क्लोराइड की सल्यूबिलिटी मतलब मैक्सिमम, इससे ज़्यादा डिजोल्व नहीं कर सकते आप नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, अगर 0.001 है तो उसका कुछ आयोनिक प्रोडक्ट भी होगा, आयंस का प्रोडक्ट भी होगा, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर। अब मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रेज टू एक्स, सिल्वर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस रेज टू वाई। अब ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो कुछ तो इसका, हम इसको कहेंगे आयंस के प्रोडक्ट को हम कहेंगे सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। आयंस के प्रोडक्ट को क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन है, और मैक्सिमम आपने जितना सिल्वर क्लोराइड जा सकता था उतना डाल दिया है। उतना डालने के बाद आप देख रहे हो सिल्वर का और क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन का, आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट कितना है। या एक काम करते हैं, इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं, इसकी सल्यूबिलिटी को रख देते हैं 0.0012। ये इसकी सल्यूबिलिटी है 0.0012 मोल। अब ये तो तब हो गई जब वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेगा, इससे ज़्यादा आप 25 डिग्री सेल्सियस पे AgCl को डिजोल्व नहीं कर सकते। अच्छा, मान लीजिए आपने दूसरा एक कंटेनर लिया, 25 डिग्री सेल्सियस पे ही लिया, और उस कंटेनर के अंदर आपने सिल्वर क्लोराइड को डाल दिया। लेकिन सिल्वर क्लोराइड को इस बार आपने यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे आपने सिल्वर क्लोराइड को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाला, एक्सेस क्वांटिटी में डाला। तो एक्सेस वाला जो था वो नीचे सेटल हो गया, और डिजोल्व कितना हुआ? 0.0012 जो था वो डिजोल्व हो गया। मतलब बस जितनी उसकी लिमिट थी उतनी आपने पहुँचा दी। मान लेते हैं यहाँ पर आपने जो सिल्वर क्लोराइड डाला वो आपने 0.0010 डाला, मतलब जितनी उसकी सल्यूबिलिटी है उससे भी कम डाला, तो क्या सॉलिड बनाएगा? मान लेते हैं यहाँ पे आपने 0.0015 डाला था, तो उसमें से 0.0012 तो डिसॉल्व हो गया। नीचे कितना बैठा होगा? 0.0003, क्योंकि 15 आपने ऐड किया, 0.0015 आपने ऐड किया, उसमें से 0.0012 डिसॉल्व हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम लिमिट है। तो एक्स्ट्रा जो बचा होगा वो तो नीचे सेटल हो जाएगा, उसी को तो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं ना। तो आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया, यहाँ पर आपने ऐड ही 0.0010 किया है, तो क्या नीचे बैठेगा? विल इट सेटल डाउन? नो, इट वोंट सेटल डाउन। तो इस टाइप के सोल्यूशन को आप क्या कहोगे? इस टाइप के सोल्यूशन को कहोगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जो अभी तक लिमिट पे नहीं पहुंचा है। इट्स एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा? ये कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब वो सोल्यूशन जिसमें आपकी मैक्सिमम लिमिट है उतना आपने डिसॉल्व करा दिया।
अब AgCl जो था, अब मुझे बताइए क्या इसमें आपको सॉलिड दिखाई देगा? जी नहीं। और 0.0010 AgCl आपने डाला है, डोंट यू फील वो पूरा का पूरा अंदर डिसॉल्व हो जाएगा? परफेक्ट। और पूरा का पूरा अंदर डिसॉल्व ही नहीं होगा, वो फर्दर डिसोसिएट भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 0.0012 तो डिसॉल्व हुआ, और ये पूरा का पूरा डिसोसिएट भी हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है यहाँ पर अभी। तो यहाँ आपको सॉलिड मिलेगा क्या? जी नहीं, यहाँ सॉलिड नहीं मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट मुझे बताइए, सल्यूबिलिटी तो नहीं कह सकता, क्योंकि सल्यूबिलिटी तो 0.0012 है, पर सल्यूबिलिटी से कम, यानी मैं कहूँगा अमाउंट डिजॉल्व मुझे बताइए कितना आएगा? सर अमाउंट डिजॉल्व यहाँ पे आएगा 0.0010, और यहाँ पर अमाउंट डिजॉल्व कितना है? अमाउंट डिजॉल्व कितना है? 0.0012, पर वो सेचुरेटेड कंडीशन पे है, इसीलिए उसको सल्यूबिलिटी कहेंगे। लॉजिक, सल्यूबिलिटी हर जगह नहीं कहते, सल्यूबिलिटी तभी कहते हैं जब सेचुरेशन आ जाता, भाई पेट भर गया बस, अब इससे ज़्यादा पानी में नहीं जा सकता, तब हम कहेंगे भैया देखो ये इसकी सल्यूबिलिटी थी। अब आपने सल्यूबिलिटी से कम इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, तो मैं उसको सल्यूबिलिटी नहीं कहूँगा। 0.010 इज लेस देन द सल्यूबिलिटी, और इसके अंदर 0.0012 और ऐड किया जा सकता है। ये तो सेकंड पहली कंडीशन हो गई। मान लेते हैं दूसरी कंडीशन लेते हैं, एक ऐसी कंडीशन लेते हैं जहाँ पर आपने कुछ तो सिस्टम के साथ छेड़खानी करी, यहाँ पे कुछ तो किया, और आपने ऐसा कुछ बना लिया, ऐसा कुछ सिस्टम अरेंजमेंट कर दिया कि अब इसके अंदर 0.0015 अमाउंट डिसॉल्व हो गया। मतलब अरे सर पीपीटी नहीं बना? नहीं, पीपीटी नहीं बना, मतलब जो एक्स्ट्रा नीचे बैठा हुआ था, जो एक्स्ट्रा, वो भी डिसॉल्व हो गया। मतलब उसकी जितनी सल्यूबिलिटी है 25 डिग्री सेल्सियस पे 0.0012 मोल पानी में डिसॉल्व होने की, 1 लीटर पानी में, आपने कुछ ऐसा छेड़खानी कर दिया कि लिमिट से ज़्यादा डिसॉल्व करा दिया। और कितना करा दिया? 0.0015 अमाउंट क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब मुझे सोच समझ के बताना, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में क्या फ़र्क है? सर सैचुरेटेड सोल्यूशन हम उसे कहते हैं जहाँ पे उसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, बाकी सबको नीचे सेटल डाउन करा देगा, पीपीटी बना देगा। अब जितना वो डिसॉल्व करेगा वो फर्दर डिसोसिएट होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि वो सॉल्ट है कि वीक एसिड या बेस है। समझ में आया? तो हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो वो फर्दर जितना पानी में होगा वो डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा। इस कंडीशन में आपने अनसैचुरेटेड में, सर उसकी जितनी कैपेसिटी है पानी में डिसॉल्व करवाने की, आपने तो उतना भी नहीं डाला, तो जितना आपने डाला है वो डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वो वीक है। फिर हम यहाँ पे सॉल्ट लेके चल रहे हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन आपने जो बनाई वो ऐसी बना ली सर कि जिसमें आपने जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा उसमें डिसॉल्व करवा दिया है, यानी सल्यूबिलिटी से ज़्यादा अमाउंट अब उसके अंदर प्रेजेंट है। सी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना, आयंस तो यहाँ पर भी बनेंगे, आयंस तो यहाँ पर भी बनेंगे, आयंस तो यहाँ पर भी बनेंगे, यहाँ पर भी आपके आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस रेज टू एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस रेज टू वाई होगा। यहाँ पर भी अगर मैं सिल्वर को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ उसे A प्लस ही लिखता हूँ, और यहाँ पे इसको हटा के B माइनस लिखता हूँ, और यहाँ पे रेज टू एक्स लिख देता हूँ, यहाँ पे रेज टू वाई लिख देता हूँ, यहाँ पर भी आयंस बनेगा, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड है, जितना भी पानी में जाएगा वो डिसोसिएट जरूर होगा, तो आयंस तो यहाँ पर भी बनेगा, 0.0010 पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। सर आयंस तो यहाँ पर भी बनेगा, और आयंस तो पानी में यहाँ पर भी बना होगा, यहाँ थोड़ी ना सिल्वर क्लोराइड पानी में जाके मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या फ़र्क पड़ता है कि एक्स्ट्रा डिसॉल्व हो गया, पर जितना भी डिसॉल्व हुआ है वो डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस रेज टू एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस रेज टू वाई तो यहाँ पर भी होगा। पर क्या इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहेंगे? क्या इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहेंगे? नहीं, ये सिर्फ आयंस का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। क्या कहेंगे इसको? प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। तो इसको, और ये हम कैसे निकालते हैं? सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ही निकालते हैं। मुझे ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने प्रीवियस वीडियो जितने भी बनाए थे मैंने उसमें आपको ये पूरा बाकायदा डेरिवेशन करवा के दिया था। सीधे देखो ये मैंने करवाया था कैसे हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं, इसका डिवाइडेड बाय इसका। एम आई राइट? तो अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली वो एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। करेक्ट है? ठीक है, कहाँ गए हम? यहाँ थे। तो ये भी तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, पर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आयंस का प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, लेकिन उसमें प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस आया, तो कहना इसे ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। अब इसको भी तो वैसे ही निकालोगे ना, पर इन तीनों में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है? सर इसको हम कहेंगे सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। इसको क्यों? क्योंकि उस समय ये वो आयोनिक प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, उस समय आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना है जितना वो सल्यूबल होना चाहिए, तो इसीलिए इस प्रोडक्ट को
हम कह देते प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस को हम नाम दे देते हैं सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। क्या नाम दे देते हैं? सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम सल्यूबिलिटी पर आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है। जब मैक्सिमम अमाउंट जितना होना चाहिए, जितनी उसकी सल्यूबिलिटी होनी चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, उतने सल्यूबिलिटी पर आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है, जिसको हम कह देते हैं सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। क्या इसको सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कहेंगे? अरे सर सल्यूबिलिटी तक पहुंचा ही किधर है ये? सल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड। तो यहाँ पर तो मैक्सिमम 0.0012 होना चाहिए, यहाँ पर तो 0.0010 ही हुआ है, मतलब अभी भी और एक्स्ट्रा ऐड किया जा सकता है। तो ये तो सल्यूबिलिटी नहीं है, ये तो सिर्फ अमाउंट डिसॉल्व कहलाया जाएगा। तो क्या इस आयंस के प्रोडक्ट को, आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को आप सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कहोगे? अरे पर सर सल्यूबिलिटी तक पहुंचे ही किधर है? तो इसको हम सिर्फ क्या कहेंगे? इसको हम सिर्फ आयोनिक प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? आयोनिक प्रोडक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आयोनिक प्रोडक्ट और सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का फर्क समझ में आया। व्हाट इज सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट? सर जब सोल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है, जितना डिसॉल्व होना चाहिए था उतना हो जाता है, उस समय सोल्यूशन के अंदर आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। दैट इज एट सैचुरेटेड सोल्यूशन आइडियली। अब जितना होना चाहिए था अगर उतना आपने डाला नहीं है, आपने उससे कम डाला हुआ है, तो अभी तक सल्यूबिलिटी तो आई नहीं है, और डाला जा सकता है क्योंकि वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो उस समय सोल्यूशन में जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे उसका जो कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, प्रोडक्ट निकालोगे कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, उसको हम सिर्फ आयोनिक प्रोडक्ट कहेंगे। रेस टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं। तो आयोनिक प्रोडक्ट नाम है बट एक्चुअली में वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्रोडक्ट ही आ रहा है, नीचे डिवीजन में कुछ आया ही नहीं, क्योंकि बाकी तो है ही नहीं कुछ, तो कहाँ से आएगा ना। सिमिलरली यहाँ पे सर, यहाँ पर जितनी सल्यूबिलिटी थी उससे भी ज़्यादा सल्यूबल करा दिया आपने। अब कैसे कराया वो दूसरा स्टोरी है, वो आपको मैंने बाद में सोल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव में भी पढ़ाया है। सोल्यूशन को गर्म करो फिर ठंडा कर दो, थोड़ी देर के लिए वहाँ रह जाता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, हम उस पर नहीं जा रहे टेक्निकल पार्ट पे। बट मान लेते हैं हमने हद से ज़्यादा उसमें डिजोल्व करा दिया, तो सर अब तो आयंस बढ़ गए हैं। अगर आयंस बढ़ गए हैं तो अब तो ये आयंस का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट हो जाएगा, पर ये सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा। सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट सिर्फ तब कहोगे जब वो सैचुरेटेड सोल्यूशन पे होगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को ही सिर्फ सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कहा जाता है। उसके पहले या उसके बाद को सिर्फ ये तो वही बात हो गई सर, जैसे हम पढ़ते थे वो के इक्विलिब्रियम, के सी और क्यू सी, जब वो प्रॉपर रेशियो आएगा तो ही उसे के सी कहेंगे, उससे ज़्यादा या उससे कम वाले को हम क्या कहेंगे? क्यू सी कहेंगे, रिएक्शन कोशेंट। और जितना चाहिए जब उतना आ जाएगा तब हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डोंट यू फील यहाँ पर भी वही स्टोरी हो गई है कि जितना सैचुरेटेड पे होना चाहिए सिर्फ उसी को सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कहेंगे, उससे आगे या उससे पीछे अगर रहेगा तो उसको सिर्फ आयोनिक प्रोडक्ट कहेंगे। तो इज देयर अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन आयोनिक प्रोडक्ट एंड सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट? सर ज़्यादा फर्क तो नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट में फ़र्क है। सैचुरेशन पर आयंस के प्रोडक्ट को सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कह देते हैं और उसके आगे और पीछे उसको सिर्फ आयोनिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो आई हैव समथिंग फॉर यू, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसमें सिल्वर क्लोराइड है, इसी को आगे लेते हैं। सल्यूबिलिटी 0.0012 है। अगर उसकी सल्यूबिलिटी 0.0012 है, AXBY है, डिसॉल्व हुआ और फर्दर वो डिसोसिएट हो गया, तो उसका KSP क्या आएगा? 10 ये फार्मूला बन गया। लेट अस से सल्यूबिलिटी 0.0012 मोल्स पर लीटर है, तो KSP कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी KSP? तो x रेस टू x, y रेस टू y, सल्यूबिलिटी रेस टू x प्लस वाई। सी देखो ये हो गया ना, ये इसको मैंने डायरेक्ट अब लिख दिया, मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, मतलब इसमें डायरेक्ट मैं फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था ना, x रेस टू x, y रेस टू y, और यहाँ पे सल्यूबिलिटी रेस टू x प्लस वाई। करेक्ट है? तो ये कितना आएगा? 0.0012 रेस टू x प्लस वाई। अब एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड का ले रहे हो तो स्टोइकियोमेट्री 1:1 है, तो ये 1:1 में 1 1 1 1, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? अगर उसकी सल्यूबिलिटी 0.0012 है तो सर सल्यूबिलिटी 1.44 इंटू 10⁻⁻⁶ आनी चाहिए। जितना भी वो सल्यूबल है, सल्यूबल कितना है? 0.0012 मोल्स पर लीटर, पर वो पूरा का पूरा फिर डिसोसिएट हो गया है, किसमें? सिल्वर में और क्लोराइड में। तो हमने फार्मूला लगाया और हमें पता चल गया कि सर ये इसका सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है। हाँ, ये सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है। वैल्यू देखना ज़रा ध्यान से। अब मान लेते हैं कि अमाउंट जो है वो 0.0012 नहीं है जो हम पीछे ले रहे थे, अब सिर्फ 0.0010 ही डिसॉल्व है। तो बताइए आयोनिक, अब आयोनिक प्रोडक्ट आएगा। अब क्या आएगा? तो इसको अगर आप KSP लिखते हो तो इसको आप KIP लिखोगे, इसको आप क्या लिखोगे? KIP। व्हाट इज IP? आयोनिक प्रोडक्ट। व्हाट इज SP? सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सैचुरेशन पे आया हुआ प्रोडक्ट, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, SP सैचुरेशन पे आया हुआ प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट सैचुरेशन नहीं आया है, ये सैचुरेशन से ज़्यादा हो गया है,
तो दोनों केसेस में आयनिक प्रोडक्ट और सेचुरेशन पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो मुझे बताइए 0.0010 डिजॉल्व है, अब इसको सॉल्युबिलिटी नहीं कह सकते, इसलिए मैंने यहाँ सॉल्युबिलिटी नहीं लिखा है। तो कितना डिजॉल्व है, अमाउंट डिजॉल्व है, रेस टू में सेम फार्मूला लगेगा सर। आंसर आया 1 × 10⁻⁻6। देखिए KSP का वैल्यू कितना था 1.44 × 10⁻⁻6। यहाँ पे KIP का वैल्यू कितना आया 1 × 10⁻⁻6। देखिए लेस है, इट्स लेस देन। समझ में आया। तीसरा एग्जांपल क्या था हमारे पास, जब हमारे पास 0.0015 मोल डिजॉल्व हुआ, हद से ज़्यादा। तो एक काम करते हैं, उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसको सॉल्युबिलिटी नहीं कहोगे क्योंकि सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा है, नॉर्मली तो 0.0012 होना चाहिए था। मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ये कोई साइंटिफिक वैल्यूज़ नहीं है। तो आयनिक प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट करो सर। 2.25 × 10⁻⁻6 आया। तो मुझे बताइए KP कितना हो गया, KP हो गया ये KIP कितना हो जाएगा 2.25 × 10⁻⁻6। ये लेस देन है, मतलब अगर मेरा सोल्यूशन सैचुरेटेड है तो ये वैल्यू होनी चाहिए सैचुरेटेड है। अगर वो सुपर सैचुरेटेड होता है, सुपर सैचुरेटेड, तो उसका आयोनिक प्रोडक्ट जो होगा वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सुपर सैचुरेटेड का मतलब ज़्यादा डिजॉल्व हो गया। अब अगर ज़्यादा ही डिजॉल्व हो गया तो आयनिक प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। अब आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो उसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा डिजॉल्व हो गया। और या तो वो सोल्यूशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड, जितना होना चाहिए उससे भी कम आपने किया है। तो सर क्या समझ में आया यहाँ से, सर यहाँ से दो चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई। या तो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट इक्वल हो जाए, ये वाली कंडीशन पे। इस वाली कंडीशन पे हम क्या कहेंगे KSP = KIP। या तो आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा या तो आयनिक प्रोडक्ट कम होगा। या तो KSP विल बी इक्वल टू KIP, या तो KSP विल बी लेस देन KIP, या तो KSP विल बी ग्रेटर देन KIP। अगर ये आ जाता है जब आयनिक प्रोडक्ट उतना ही है जितना होना चाहिए, जितना आयन का प्रोडक्ट उतना है जितना सैचुरेटेड सोल्यूशन पे होना चाहिए, तो हम उसको कहते हैं कि वी हैव गॉट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर मान लेते हैं आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है, भाई मैंने तो आयंस का प्रोडक्ट निकाला और आयंस का प्रोडक्ट जितना आना चाहिए था इला उससे ज़्यादा आ गया, इसका मतलब कुछ ज़्यादा ही सॉल्युबिलिटी हो गई है। अब ज़्यादा ही सॉल्युबिलिटी हो गई है इसीलिए तो आयंस का प्रोडक्ट ज़्यादा आया ना, तो हम उसको क्या कहेंगे सुपर सैचुरेटेड। सी KSP का मतलब होता है आइडियली, रेफरेंस हमने सेट कर लिया इतना होना चाहिए। अगर आयंस का प्रोडक्ट उतना है जितना होना चाहिए मतलब सैचुरेशन आ गया है। अगर आयंस का प्रोडक्ट उससे ज़्यादा है जितना होना चाहिए मतलब सर सुपर सैचुरेटेड हो गया है, ये क्या हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड। और अगर आयंस का प्रोडक्ट कम है जितना होना चाहिए उससे भी कम है, इसका मतलब वो क्या हो गया, उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। अब इस फंडे को समझ लेना जरा। सी 90% बच्चे तो इसे समझ ही नहीं पाते, रट्टा मारते हैं। ट्रस्ट में मैं कह रहा हूँ रट्टा मारते हैं, मैंने भी 12th में रट्टा मारा था। ये लॉजिक मैंने बड़े प्यार से समझा दिया है, इसको समझ लेना और इसको लिख लेना कहीं पे, इसको लिख लेना इंटरव्यूज़ में, लेबोरेटरी में, वाइवा में, यहाँ वहाँ बहुत काम आएगा, रिसर्च करते समय, फ्यूचर में, BSc MSc में बहुत काम आने वाला है। और इसका मतलब क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, इससे बेहतरीन तरीके से आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। बुक्स में दिया हुआ है, मैं बुक्स भी दिखा देता हूँ बुक्स में क्या दिया हुआ है। सी लेट अस स्टार्ट विद बुक। डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट, KS वर्मा से उठाया मैंने। बोथ द टर्म रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, पता है आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बात एक ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन पे होता है और बाकी के सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन पे। ईच रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस रिप्रेजेंटेड इन द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, पता है हमें। कंसंट्रेशन ऑफ A+ रेज टू X, कंसंट्रेशन ऑफ B- रेज टू Y, इसको हम कहते हैं K। अब ये IP होगा कि SP होगा वो डिपेंड करता है सैचुरेशन आया है कि नहीं आया है। आयनिक प्रोडक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ सोल्यूशन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब होता है नॉर्मली हम इसको आयनिक प्रोडक्ट ही कहते हैं, पर जब सैचुरेशन आ जाता है तो ये क्या बन जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सिर्फ सैचुरेशन पे उसी आयंस के प्रोडक्ट को हम सॉल्युबिलिटी, याद रखना इसको भी आयनिक प्रोडक्ट कहोगे, ये भी आयनिक प्रोडक्ट है, ये भी आयनिक प्रोडक्ट है, ये भी आयनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि आयंस का ही तो प्रोडक्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, इसीलिए मैंने सब जगह लिखा है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। तो सबको आयनिक प्रोडक्ट कहेंगे, लेकिन एक खासियत है इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नाम दे देंगे। फिर ये आयनिक प्रोडक्ट है बट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा क्योंकि सैचुरेशन पे आया हुआ है। तो फंडा समझो, आयनिक प्रोडक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, whereas solubility product is applicable only to saturated solution in which there exists a dynamic equilibrium between the undissolved salt and ion present in the solution. Therefore solubility product is in fact the ionic product for a saturated solution. What is solubility product? Ionic product of saturated solution.
और बाकी सबको सिर्फ आयनिक प्रोडक्ट कहेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है ये। द सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ सॉल्ट, द सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज अ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि वो एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सी अगर इसका बिहाइंड हिस्ट्री देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये बेसिकली एक तरीके का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट होता है तब तक जब तक आप इसका टेम्परेचर चेंज नहीं करते, क्योंकि जैसे टेम्परेचर चेंज करोगे सल्यूबिलिटी बढ़ेगी। अगर सल्यूबिलिटी बढ़ेगी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस बढ़ेगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस बढ़ गया तो अब वो सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा, फिर वो आयोनिक प्रोडक्ट हो जाएगा, अपनी वैल्यू से हिल जाएगा। लॉजिक समझा? क्लियर है? Whereas the ionic product depends upon the concentration, ionic product depend upon the concentration, solubility product एक फिक्स वैल्यू है। नाउ सी देखिए यहाँ पे इन्होंने कंडीशन, क्राइटेरिया फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब जरा समझना बहुत ध्यान से, मतलब सर एक चीज समझ में आई, आप लोगों ने ली-चाटलियस प्रिंसिपल तो पढ़ा होगा। व्हाट इज ली-चाटलियस प्रिंसिपल? ली-चाटलियस प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम में है और अगर आप उसमें कोई स्ट्रेस लगाते हो तो वो इक्विलिब्रियम अपने आप को रीएडजस्ट करने की कोशिश करता है और लगाई हुई स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करता है। तो क्या हम उस ली-चाटलियस प्रिंसिपल को यहाँ लगा सकते हैं? यहाँ पर आपका आयोनिक प्रोडक्ट सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से भी कम है, मतलब ये सोल्यूशन क्या कोशिश करेगा, अपने आयोनिक प्रोडक्ट को बढ़ाने की और इसके जितना लाने की कोशिश करेगा। अब वो कैसे बढ़ा सकता है भाई? एक्स और वाई का वैल्यू तो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ए एक्स और वाई तो फिक्स वैल्यू है। वो कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने की कोशिश करेगा। कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज करेगा? सल्यूबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है वो बोलेगा मेरे में और सॉल्ट दो ताकि मेरी सल्यूबिलिटी बढ़े और मैं सैचुरेटेड सोल्यूशन के जैसा बनना स्टार्ट करूं। मतलब आयोनिक, जैसे हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, क्यूसी अगर कम है तो वो केसी बनने की कोशिश करेगा, और अगर क्यूसी ज़्यादा है तो वो केसी बनने की कोशिश करेगा दोबारा, मतलब वो दोबारा रिटर्न आने की कोशिश करेंगे। तो सेम फंडा हम यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपका आयोनिक प्रोडक्ट सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से कम है तो वो सोल्यूशन और आयंस मांगेगा, वो कहेगा मुझमें और दो ताकि मैं इसके बराबर जा सकूं। और अगर मान लीजिए आयोनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है, आयोनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है मतलब ज़्यादा आयंस उसमें बन गए हैं, तो वो क्या करेगा बताओ? आयंस ज़्यादा आ गए हैं तो जो ज़्यादा आयंस हैं उनको नीचे गिराने की कोशिश करेगा ताकि उसका सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट मेंटेन रहे, क्योंकि अगर सल्यूबिलिटी बढ़ गई तो सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ेगा। अब सल्यूबिलिटी को कम कर दो, सल्यूबिलिटी को कम कैसे करोगे? जो एक्स्ट्रा आयन डिसॉल्व हो गए हैं उन्हें कम करो, मतलब सर प्रेसिपिटेशन शुरू हो गया। तो अगर आपका आयंस का प्रोडक्ट सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाता है तो वो सोल्यूशन अभी अनस्टेबल है, और वो जो अनस्टेबल सोल्यूशन है ना, ये वाला सोल्यूशन जो आप देख रहे हो, ये वाला सोल्यूशन, ये अनस्टेबल सोल्यूशन है। ये अनस्टेबल सोल्यूशन अपने अंदर के एक्स्ट्रा आयंस को रिलीज करके नीचे सेटल डाउन करेगा ताकि दोबारा रिटर्न आ सके। तो यहाँ से आपको पीपीटी बनते हुए दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा डिजॉल्व हो गया सर, सैचुरेटेड पे तो इतना होना चाहिए था, ये तो आइडियल सिचुएशन है, हद से ज़्यादा डिजॉल्व हो गया। कुछ तो आपने कांड किया रहेगा, कुछ तो उसमें हीटिंग वीटिंग करके उसका सल्यूबिलिटी बदल दिया रहेगा, पर 25 डिग्री पे तो सल्यूबिलिटी इतनी होनी चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा को सेटल डाउन करेगा। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन? अगर आप चाहते हो कि और आयंस जाएं तो सर अनसैचुरेटेड, और अगर आप चाहते हो वहाँ पीपीटी बननी शुरू हो जाए तो सर आयोनिक प्रोडक्ट इतने आयंस उसके अंदर डाल दो कि बाद में जब उसको ठंडा करके दोबारा लाओगे तो वो प्रेसिपिटेट हो जाए। तो देखिए, a very useful conclusion is derived from the solubility product concept. No precipitation of electrolyte occur if the ionic product is less than solubility product. भाई सही बात है, प्रेसिपिटेशन क्यों होगी? उल्टा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन तो और मांग रहा है, आयनिक प्रोडक्ट कम है अभी तक, वो बढ़ना चाहता है और उतना होना चाहता है जितना सैचुरेशन पे होना चाहिए, तो और मांगेगा और डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा। दैट इज सोल्यूशन हैज नॉट रीच द सैचुरेशन स्टेज। When KIP is less than KSP, the solution is unsaturated in which more solute can be dissolved. और अगर KIP is equal to KSP, then the solution is saturated in which no more solute can be dissolved. लेकिन the important concept comes here कि अगर आपका आयनिक प्रोडक्ट आपकी वैल्यू से ज़्यादा है then the solution is super saturated and precipitation can take place, क्योंकि ज़्यादा ही चला गया है, वो ठंडा, वो अपने एक्स्ट्रा को डाउन करना चाहेगा। When the ionic product exceeds the solubility product, the equilibrium shift towards left hand side. आपका इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सी देखिए, अगर AXBY सॉलिड वॉज इन इक्विलिब्रियम विद x टाइम्स A प्लस प्लस y टाइम्स B माइनस, अगर इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा हो गई, मतलब इक्विलिब्रियम हिल गया। तो अब अगर इक्विलिब्रियम हिल गया तो दोबारा रिटर्न आना चाहेगा, इसकी वैल्यू को कम करना चाहेगा। इसकी वैल्यू को कम कैसे करेगा? रिवर्स डायरेक्शन में जाके,
और रिवर्स डायरेक्शन में जाना मतलब ये तब तक रिटर्न जाएगा, ली चैटलिस्ट का प्रिंसिपल है, और मैंने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को केमिकल इक्विलिब्रियम में समझाया, इसीलिए मैंने पहले केमिकल पढ़ाया, लिंक में पढ़ा रहा हूँ मैं सारी चीज़ें ताकि समझना आसान हो जाए। तब तक पीछे जाएगा, तब तक पीछे जाएगा जब तक इसके आयंस का प्रोडक्ट दोबारा उतना नहीं हो जाता जितना सैचुरेटेड सोल्यूशन में होना चाहिए, यानी जितना सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होना। सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये बार बार मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वो वैल्यू हमेशा फिक्स रहनी चाहिए। लॉजिक समझा? तो इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो वो रिटर्न जाएगा, इसको बढ़ाएगा, और जब सॉलिड बनता है मतलब क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है। As the solvent can hold a fixed amount of electrolyte at a definite temperature, the excess of electrolyte is thrown out from the solution as precipitate. जो excess of solution होता है वो precipitate बन के गिर जाता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला फंडा समझ में आया। तो ये फंडा तो हमें यहीं पे समझ में आ गया था, ये इधर ही। अब आप ज़्यादा डाल दोगे तो थोड़ी ना स्टेबल होगा, वो रिटर्न आने की कोशिश करेगा, तो जितना एक्स्ट्रा गया है सिर्फ उतने को रिटर्न डालेगा। जो डिजॉल्व जितना हो सकता है 0.0012 को अपने अंदर रखेगा और एक्स्ट्रा को फिर से फेंक देगा नीचे की तरफ, थ्रोन आउट ऑफ द सोल्यूशन। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रेसिपिटेशन करवाना आसान है? किस इलेक्ट्रोलाइट का? मान लेते हैं एक मेरे पास एक कंटेनर के अंदर दो अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। मान लेते हैं मेरे पास है AgCl और मेरे पास है लेड आयोडाइड। मैं साइंटिफिक, ये नंबर कोई साइंटिफिक वैल्यूज़ नहीं है, जस्ट रैंडम वैल्यूज है। मान लेते हैं इसकी सल्यूबिलिटी है 0.0012 मोल पर लीटर, तो इसका KSP का कुछ तो आंसर आएगा, x⁻x, y⁻y और सल्यूबिलिटी x+y, तो इसका सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कुछ तो होगा। और यहाँ पर भी एक काम करते हैं, AgCl जैसा ही ले लेते हैं, एक ले लेते हैं सिल्वर आयोडाइड ले लेते हैं, और मान लेते हैं इस सिल्वर आयोडाइड की सल्यूबिलिटी बहुत कम है, उसकी 0.000, देखो यहाँ 2 0 था, यहाँ 1 0 था, 1 2 है, तो इसका जो सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, x⁻x हो जाएगा, y⁻y हो जाएगा और s⁻x+y हो जाएगा। मतलब अब मुझे यहाँ से कंक्लूजन बताओ क्या समझ में है? सर ये ज़्यादा डिज़ोल्व होता है, ये ज़्यादा जाता है पानी में, ये थोड़ा कम जाता है पानी में। अब जब ये ज़्यादा जाएगा तो इसका आयोनिक प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन पे सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा। तो सर इसका तो सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ही बहुत कम है, ये तो जा ही नहीं रहा है। अब जो डिजॉल्व ही नहीं हो रहा है, डोंट यू फील, उसको प्रेसिपिटेट आउट करवाना आसान हो जाता है, इसको प्रेसिपिटेट करवाना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जिसका सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कम होता है मतलब वो सल्यूबल कम है। अब अगर वो सल्यूबल ही कम है तो उसको आसानी से प्रेसिपिटेट आउट करवाया जा सकता है। जिसकी सल्यूबिलिटी ज़्यादा है उसको प्रेसिपिटेट आउट करवाना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो ज़्यादा, तो हम ना सल्यूबिलिटी के टर्म्स में बात नहीं करते, हम बात करते हैं सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, क्योंकि अगर सल्यूबिलिटी ज़्यादा है तो सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा, सल्यूबिलिटी कम है तो सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट भी कम होगा। तो अब यहाँ से एक फंडा समझ में आया, किस इलेक्ट्रोलाइट को आराम से प्रेसिपिटेट करवाया जा सकता है जो डिजॉल्व ही नहीं हुआ। अब हम डिजॉल्व नहीं हुए के टर्म्स में बात नहीं करेंगे, हम साइंटिफिक टर्म्स में बात करेंगे, सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, जिसका सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कम उसको आसानी से करवाया जा सकता है। तो कहना इसे, अगर सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट लो है, इन शॉर्ट सल्यूबिलिटी लो है, तो उसको ईजीली प्रेसिपिटेट करवाया जा सकता है, ईजीली प्रेसिपिटेट करवाया जा सकता है। जिसका सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हाई है, यानी जिसकी सल्यूबिलिटी हाई है, उसको हार्ड टू प्रेसिपिटेट, वो प्रेसिपिटेट करवाना डिफ़िकल्ट होता है, वो आयन के फॉर्म में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। मुझे एक बात बताइए, वो कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनकी सल्यूबिलिटी लो होती है? सर स्पैरिंगली सल्यूबल, याद करो, स्पैरिंगली सल्यूबल। इसीलिए स्पैरिंगली सल्यूबल सॉल्ट्स का प्रेसिपिटेशन करवाना आसान होता है, स्पैरिंगली सल्यूबल सॉल्ट्स, क्योंकि वो डिज़ोल्व ही नहीं होते। अब अगर वो डिज़ोल्व ही नहीं हो रहे हैं तो ईजी उनका सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा, सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा तो आसानी से डिज़ोल्व प्रेसिपिटेट करवाया जा सकता है। तो इसीलिए स्पैरिंगली सल्यूबल सॉल्ट जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट करवाते हैं। कौन कौन होते हैं? सिल्वर हलाइड्स, सिल्वर के साथ अगर कोई हेलोजन लग जाता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इनको इजीली प्रेसिपिटेट करवाया जा सकता है। लेड के कंपाउंड, अब हम लोगों ने ना ये लास्ट फ्यू लेक्चर्स को अगर मैं दिखाऊं, हमने कहीं तो ये पढ़ा था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर दिस, सिल्वर आयोडाइड, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, पीबी, और यही हमारा ग्रुप एनालिसिस का पार्ट बनता है। यहीं से हम लेबोरेटरी में ग्रुप एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। हम उन मेटल्स को पकड़ते हैं जिनको आसानी से प्रेसिपिटेट करवाया जा सकता है। हमें पता है जिस सॉल्ट की, जिस आयन की सल्यूबिलिटी कम होगी
उसको आसानी से प्रेसिपिटेट करवाया जा सकता है। अगर उसको आसानी से प्रेसिपिटेट करवाया जा सकता है तो उसको डिटेक्ट भी आसानी से किया। और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, बहुत टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, जरा सुनना, थोड़ा दिमाग, आँख, नाक, कान, मुंह खोल के सुनना। अगर मुझे ध्यान से सुनना, इसका सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ पे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B- पे। अगर किसी एक का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। अगर सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ गया तो अकॉर्डिंग टू ली-चार्टियर्स प्रिंसिपल एंड कॉमन आयन इफेक्ट, अब लॉजिक लगाओ, कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ यूज किया जा सकता है। मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, यहाँ मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने AgCl डाला है 0.0010, 0.0012 ले लेते हैं, चलो 12 या 10 तो इसका सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कितना आएगा मुझे बताइए सर। इसका सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जो आएगा, हमने यहाँ वैल्यू निकाला था 1 × 10⁻⁻6, कितना आएगा? 1 × 10⁻⁻6, बिकॉज ये हो जाएगा 1:1, 1:1। सल्यूबिलिटी कितनी होती है इसकी, कितना डिजॉल्व है? 0.0010 आंसर निकल के आया 1 × 10⁻⁻6। होना कितना चाहिए सर? होना तो इसको चाहिए था जब ये 0.0012 हो जाता है। अब हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से लेना देना है। यानी जब इसकी सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट 1:1 और 0.0012 दैट इज 2 कितना आ रहा था, वो आंसर कितना आ रहा था? 1.44 × 10⁻⁻6 हो जाएगी। जिस समय सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इतना हो जाएगा हम कहेंगे सैचुरेटेड। और अगर इससे ज़्यादा सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हुआ, अब मुझे एक बात बताइए, ये कैसे निकाला आपने 1.44 × 10⁻⁻6? सर बड़ा आसान था, इसको निकालना कौन सा बहुत मुश्किल था? सर देखिए, x⁻² तो x आएगा, y⁻² तो y आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, या चलो हम इसको ऐसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा? Cl- (x/y). अब ये तो 1 और 1 हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर क्या होता है 1 और Cl क्या होता है 1, तो ये तो 1 1 हो जाएगा। अब Ag प्लस कितना आएगा? x इंटू सल्यूबिलिटी, x का वैल्यू 1 है, मतलब इन शॉर्ट ये आ जाएगा 0.0012 और 0.0012 मतलब ये जितना आया इसमें से एक दिस मल्टीप्लाई बाय, अगर किसी एक का भी कॉन्सेंट्रेशन शिफ्ट हुआ, अगर किसी एक का भी वैल्यू बढ़ा, याद करो कॉमन आयन इफेक्ट हम यहाँ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, हमने आपको कॉमन आयन इफेक्ट पहले भी सिखाया, पर उसका एप्लीकेशन यहाँ समझना जरा। कॉमन आयन इफेक्ट ये देखिए, हमने इस पर न्यूमेरिकल भी किए थे, इफ़ यू रिमेंबर दिस कॉमन आयन इफेक्ट। ये क्या पढ़ा था? अगर एक भी कॉमन आयन आया, देखो ये एक इक्विलिब्रियम में था, सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट में और इसमें सिर्फ फ़र्क कितना है, सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट में सिर्फ ऊपर वाले रहते हैं, नीचे वाला नहीं रहता, यहाँ नीचे वाला है, सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट में नहीं होता है। तो अगर एक भी कॉमन आयन आया तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो रिटर्न चला जाना स्टार्ट कर देता है, वो रिवर्स चला जाता है। अब वहाँ हम स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करते थे, यहाँ मैं आपसे सिंपल भाषा में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट मान लीजिए यहाँ सिल्वर का, ये जो हमारे पास आ जाने दो रुको, ये है सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट 1 × 10⁻⁻6 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1.44, ये जो हमने अभी रिटर्न देखी है 1.44 × 10⁻⁻6। अगर सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू 1 यानी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP, जिसको हम KIP कहेंगे, वो अगर 1.44 × 10⁻⁻6 से ज़्यादा हो गया तो सर प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस वैल्यू को कैसे बढ़ाया जा सकता है? सर वैल्यू को बढ़ाने का दो ही तरीका है, या तो आप सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो सोल्यूशन में, या तो क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, या दोनों का एक साथ बढ़ा दो। अगर किसी भी आयन का कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड वैल्यू से बढ़ गया तो KSP का वैल्यू बढ़ जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट फिर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट तो फिर सैचुरेशन की तरफ भागेगा, एक्स्ट्रा आयन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसको मैं समझाऊंगा और डिटेल में, मैं थोड़ा सा लॉजिक सिर्फ आपको यहाँ देना चाहता था, जो मैं बताना चाहता था। सी देखिए, फॉर द precipitation of an electrolyte it is necessary that ionic product must exceed its solubility product. For example, if equal volume of 0.02 molar AgNO3 and 0.02 molar K2Cr2O4 solutions are mixed, equal volume कितना लिया? AgNO3 लिया और क्या लिया? K2Cr2O4 लिया, ठीक है। ये कितना लिया? 0.02 मोलार, और ये कितना लिया?
0.02 मोलार ये भी लिया, दोनों इक्वल वॉल्यूम में लिया और इक्वल कॉन्सेंट्रेशन का लिया। द प्रेसिपिटेशन ऑफ Ag2Cr2O4, सिल्वर जो है वो Cr2O4 के साथ चला जाएगा और Ag2Cr2O4 occurs as the ionic product exceed the solubility product of Ag2Cr2O4। देखिए जब आप इसको मिक्स करोगे पानी में तो आपके पास Ag आयन बनेगा, NO3 का आयन बनेगा, 2 बार पोटेशियम का आयन बनेगा, Cr2O4 का आयन बनेगा -2। अब हमें पता है सिल्वर और ये सब कटायन अनायन एक दूसरे के साथ चिपकना चाहते हैं, दे ऑल वांट कि वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएं। सिल्वर नाइट्रेट के साथ जाना चाहेगा, सिल्वर क्रोमेट के साथ जाना चाहेगा, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ जाना चाहेगा, पोटेशियम क्रोमेट। पर इनमें से कौन प्रेसिपिटेट होगा, कौन नीचे गिर जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि किस आयन का सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा आयनिक प्रोडक्ट हो गया है। यानी यहाँ पर Ag और Cr2O4 मिल जाते हैं और प्रेसिपिटेट बना लेंगे। लेकिन कब कब होगा ये? जब सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन और क्रोमेट का कॉन्सेंट्रेशन उतना हो जाएगा जब Ag2Cr2O4 के सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से भी ज़्यादा हो जाए। तो क्या हो गया है, क्या इन द रिजल्टिंग रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस बताओ कितना है सर? 0.02 मोलार लिया है, इसका भी 1 लीटर, इसका भी 1 लीटर, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना हो जाएगा? 0.02 डिवाइडेड बाई 2। यानी ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है सिल्वर का। और Cr2O4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? आपने Cr2O4 कितना लिया सर? 0.02 मोलार आपने वो भी लिया, पर 2 लोगों को मिक्स किया है ना। अब देखो यहाँ सोल्यूशन केमिस्ट्री आनी चाहिए, मिक्सिंग हुआ है तो इसको फार्मूला अगर मैं बताऊँगा नीचे V1 + V2 आ जाता है। नीचे ये 2 आपने क्यों लिया? क्योंकि इसका भी 1 लीटर है और इसका भी 1 लीटर, और दोनों को मिक्स किया है। तो जो सिल्वर है वो 2 लीटर में प्रेजेंट है, तो 0.02 मोल्स 2 लीटर में प्रेजेंट है, तो 0.02 डिवाइडेड बाई 2। और क्रोमेट कितना है? वो भी 0.02 है, पर कितने में प्रेजेंट है? इक्वल वॉल्यूम बोला है तो वो भी 2। तो इसका आंसर भी इतना आया और इसका आंसर भी इतना आया। यानी सिल्वर कितना प्रेजेंट है? सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 × 10⁻²। और क्रोमेट का कितना है? 1 × 10⁻²। अब मुझे एक बात बताओ, आयनिक प्रोडक्ट कितना होगा सिल्वर का? Ag2Cr2O4 का अगर यहाँ इसका और इसका मैं आयनिक प्रोडक्ट निकालूं तो Ag2 + raised² Cr2O4 दोनों को मल्टीप्लाई इतना आया, 1 × 10⁻⁻6। इन दोनों का अगर आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे तो इतना आया। अब 1 × 10⁻6 इज हाइयर देन 2 × 10⁻12। नाउ व्हाट इज दिस? एक्चुअली जब तुम अलग से Ag2Cr2O4 लेते हो, Ag2Cr2O4 अगर अलग से लाओगे तो हम देखते हैं Ag2Cr2O4 का जो सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है वो 2 × 10⁻12 होता है। Ag2Cr2 सिल्वर क्रोमेट को अगर पानी में डाला, मिक्स किया, वो सल्यूबल होगा। उस समय हमने देखा कि यार Ag2 और Cr2O4 का जो आयनिक प्रोडक्ट होना, सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, वो 2 × 10⁻12, मतलब मैक्सिमम सिल्वर और क्रोमेट के आयंस का प्रोडक्ट 2 × 10⁻12 होना चाहिए थियोरेटिकली। इस सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्रोमेट को डाला, पर जैसे ही तुमने दोनों को ऐड किया तो सिल्वर और क्रोमेट ने आपस में बोला बेटा तेरा प्रोडक्ट और मेरा प्रोडक्ट 2 × 10⁻12 से ज़्यादा हो गया, चलो प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। तो उसमें नाइट्रेट और पोटेशियम ने भी बोला हम भी प्रेसिपिटेट करेंगे, लेकिन पोटेशियम और नाइट्रेट का सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हाई सल्यूबिलिटी होती है पोटेशियम नाइट्रेट की। तो पोटेशियम और नाइट्रेट बोले प्रेसिपिटेट बनाए क्या? तो पोटेशियम नाइट्रेट बोलता है पक बैठ जा चुपचाप, अभी अपना सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट नहीं आया। जब और पोटेशियम और नाइट्रेट को ये ऐड करेगा और जब तेरा और मेरे कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट हमारी वैल्यू से बढ़ जाएगा तब हम आपस में मिलके नीचे चले जाएंगे। फिलहाल किसका बढ़ा है? फिलहाल सिल्वर का और क्रोमेट का हो गया है, तो सिल्वर और क्रोमेट नीचे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। समझा? तो अगर मुझे सिल्वर नाइट्रेट में से और सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या लिया, हाँ, और पोटेशियम क्रोमेट में से अगर मुझे सिल्वर क्रोमेट को नीचे निकलवाना है Ag2Cr2O4, तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मुझे इतना डालना चाहिए कि जाने के बाद इस आयन का और इस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का सल्यूबिलिटी, इनका आयनिक प्रोडक्ट, इनके सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से कुछ ज़्यादा ही हो जाना चाहिए। तब सिल्वर नाइट्रेट को वहीं छोड़ेगा, Cr2O4 वहीं छोड़ेगा और दोनों आपस में मिल जाएंगे। क्योंकि इन दोनों का वैल्यू जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा हो गया है, ये लोग प्रेसिपिटेट बना लेंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से इतनी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं क्योंकि मेरे ऐप पे और मेरे से पढ़ रहे हो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको बहुत रेयरली कहीं मिलने वाली हैं। दिस थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हो, जब ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, ये सब बहुत काम आता है। इन सबको, इस वीडियो को हो सके तो दोबारा देखना, समझना, नंबर्स के साथ खेलना और इस चीज़ को फील करना जो मैंने यहाँ ये पढ़ाई है, ये इस पूरे लेक्चर की जान है, इस पूरे लेक्चर की जान है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।